हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मिस्र की कला का इतिहास, ठीक है, जो कि पश्चिम कला के अंतर्गत आता है। और आज से हम पश्चिम की कला के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस पूरा उसका पूरा पढ़ाई उसकी करेंगे सीरियल वाइज से, ठीक है। तो मिस्र की कला, उसके बाद मेसोपोटामिया की कला, उसके बाद जो भी सिलेबस में धीरे धीरे है आपके जो गोथिक कला हो गई, बाइजेंटाइन कला हो गई, रोकोको, और इस सारी चीज़ें जो हैं और सारे यथार्थ मतलब जो वाद हैं सारे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से हम मिस्र की कला से स्टार्टिंग करते हैं। और इसके पहले आपका प्रागैतिहासिक काल से आपकी मिस्र की कला की शुरुआत होती है, लेकिन वो आपने पढ़ा होगा। और उसमें फ्रांस की गुफाएं, स्पेन की गुफाएं जैसे अल्तामीरा हो गई, लास्को गुफा हो गई, ये सारी गुफाएं हैं, तो पढ़ भी सकते हैं आप। और बाकी अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो भी आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मिस्र की कला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा आसान भाषा में सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी, डिटेलिंग में, जिसमें आपको एक एक चीज़ इसकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से सुनिएगा, और लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। खाली अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी तो आपको केवल रटेंगे, उससे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मिस्र की कला है उसका जो समय है वो लगभग 3000 से 332 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक है। प्राचीन विश्व में मतलब प्राचीन समय में 4 सभ्यताओं का जन्म हुआ था। कौन कौन सी? मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और चीन। इन 4 जो देश थे, इनमें सभ्यताओं का जन्म हुआ था पूरे विश्व में, ठीक है। तो ये चारों जो देश थे, इन सभ्यताओं की विशेष बात यह थी कि ये नदी के किनारे जन्मी सभ्यताएं थी। नदी के किनारे इन सभी जो देश थे उनके किनारे नदी थी, वहीं से इनका जन्म हुआ, वहीं पर ये सभ्यताएं पली बढ़ी। सभ्यता मतलब किसी इंसान का किस तरीके से वो रहन सहन, उसका आगे बढ़ना, और उसके हर चीज़ में उसका धीरे धीरे उसके जीवन में प्रोग्रेस होना, किस तरीके की चीज़ें यूज करता था। जैसे अभी हम लोग हैं, बहुत साल, 4-5 साल, 1000 साल बाद हम लोगों की यहाँ पे देखी जाए तो देखेगा कि कैसे हम लोग रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे कपड़े थे, थोड़ा जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो यही एक सभ्यता होती है जो धीरे धीरे मनुष्य में प्रोग्रेस करती रहती है, ठीक है। तो वही सभ्यताएं जो स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और चीन था। देखिए, मिस्र जो है वो नील नदी की सभ्यता है। इस नील नदी के किनारे इसका मतलब इसका विकास हुआ था। भारत जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के किनारे, और चीन जो है वो पीत नदी के किनारे, ठीक है। ये 4 नदियाँ थी। कौन कौन सी? याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिस्र नील नदी, भारत सिंधु घाटी, और मेसोपोटामिया दजला फरात, और चीन पीत नदी, ठीक है। तो ये जो है यहीं पर जन्मी और यहीं पर इनका विकास हुआ, यहीं पे ये पली बढ़ी, इसलिए इन्हें नदी घाटी सभ्यताएं भी कहते हैं। इन सभ्यताओं का जो भी यहाँ का जो चाल चलन था, पूरा यहाँ का रहन सहन और यहाँ के निवासियों का जो व्यवसाय था, वो चारों जगह लगभग एक समान ही था, ठीक है। चाहे वो मिस्र का ले लीजिए, भारत, मेसोपोटामिया, थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलता जुलता था। फिर उसके बाद जो है मिस्र जो था वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है, ठीक। नील नदी के कारण ही मिस्र की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विकास हुआ। नील नदी जो थी वो उससे मिस्र को प्राकृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तीनों लाभ मिलते थे। बहुत सारी चीज़ें नदी से प्राप्त होती थी मिस्र को, और इसी कारण जो है मतलब इसके जो प्रोग्रेस के योगदान में नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। और इसी कारण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था, ठीक है।
ये क्वेश्चन आ जाता है जीके में। नील नदी का वरदान पहले छोटे पे हम लोग पढ़ा करते थे, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं और यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने ये कहा था। ठीक है, देखिए मिस्र के निवासी जो थे वो सूर्य के प्रकाश को जीवन के लिए बहुत ज़रूरी समझते थे, इसलिए ये लोग सूर्य देव, जिसको ये लोग रे कहते थे, रे को सर्वोच्च देवता व सृष्टि का कारण मानते थे। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका था, लेकिन इसका जो अगर मतलब जो सुनिश्चित तरीके से कहें जहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी स्टार्ट हुई थी वो लगभग 3,000 से मतलब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो विकास मतलब जो शुरुआत थी वो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका था। ठीक है, इस समय मिस्र छोटे छोटे कस्बों में विभाजित हो गया था जो आपस में हमेशा युद्धरत रहते थे, यानी युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे, और इन कस्बों में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। इस समय की तरह कोई मंदिर वगैरह नहीं बने थे। जैसे मिस्र का सर्वोच्च देवता सूर्य था, जिसे रा, रे इत्यादि नाम से पुकारते थे। इसके अलावा नील नदी का देवता ओसिरिस कहा जाता था, नाम था, और आकाश देव को नुत कहते थे। ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसिस जो है वो पृथ्वी देवी को कहा जाता था, हाथोरा प्रेम की देवी को कहते थे, और सिन चंद्रदेव आदि भी मतलब महत्वपूर्ण देवी देवता थे। बहुत सारे देवी देवता थे, लेकिन इसमें जो प्रमुख हैं वो मैंने आपको बताए हैं। चंद्र जो है उन चंद्रदेव को सिन भी कहा जाता था। ठीक है, और पशुओं में मिस्र निवासी गाय, मगरमच्छ, बकरी, भेड़, सर्प तथा पक्षी में बाज की पूजा करते थे। ठीक है, और पेड़ पौधों में पेपायरस का पौधा, कमल का फूल जो था उसको महत्वपूर्ण मानते थे, और पेपायरस जो पौधा था उसी की छाल पे इन्होंने जो इनकी बुक ऑफ डेड जो लिखी गई है, मृत्यु की जो पुस्तक है उस पे उसी की छाल पे लिखी गई है। ठीक है, और इसके पहले प्रागैतिहासिक काल के लोग आखेट ज़्यादा करते थे। प्रागैतिहासिक काल में चाहे वो अपना इंडियन हो चाहे पश्चिम हो, उसमें आखेट यानी शिकार ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पहुँचते पहुँचते और यहाँ पे मिस्र में पहुँचते, यहाँ पे पश्चिम की कला में, तो ये लोग जो है यहाँ पर आते आते यहाँ पर आखेट जो है ख़त्म हो गया था। ख़त्म क्या मतलब थोड़ा बहुत रह गया था, बहुत कभी कभी रेयर केस था तो ये लोग करते थे। बाकी इनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि हो गया था। और कृषि के साथ साथ मनुष्यों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, घर बनाकर रहते थे, पशुपालन आरंभ कर दिया था। फिर मनुष्य घरों के समूह बनाकर रहने लगे। पहले घर बनाए, फिर घरों के समूह बनाकर रहने लगे, जिससे गांव का जन्म हुआ और इन्हीं गांवों से नगरों का विकास हुआ। ठीक है, घर बने, घर से घरों के समूह बने, समूहों से गांव बने और गांवों से नगरों का विकास हुआ। और आदिम कबीलों में जो सरदार हुआ करते थे वे शासक या राजा बन गए। ठीक है, शासक मतलब राजा में तब्दील हो गए और उनके द्वारा शासित क्षेत्र जिस पे वो लोग शासन करते थे वो नगर राज्य यानी सिटी स्टेट कहलाए, जिनमें जैसे थोड़ा बहुत जिनमें प्रोग्रेस हो गई और गांव से अच्छे स्तर पे हो गए उन्हें नगर राज्य कहलाए गए। ठीक है, जो शासक जितना अधिक शक्तिशाली होता था उसके अधीन उतना ही बड़ा क्षेत्र होता था। ठीक, उसके बाद मिस्र की नगर सभ्यता की कला जो है अंत्येष्टि यानी मृतक संस्कारों की कला कही जाती है। ठीक, इसका प्रधान केंद्र मकबरा है, क्योंकि मृतक जो थे वो उनको मकबरे में मतलब ज़्यादातर यहाँ पर मतलब मरने के बाद की जो जीवन, ऐसा इन लोगों का कहना था कि एक जीवन है जो मरने के बाद शुरू होता है, वो उस पर ज़्यादातर यहाँ की कला आधारित है। और जो मकबरे में बनाया जाता था मकबरा, तो इसका प्रधान केंद्र जो है वो मकबरा है, जिसका राजकीय विशाल रूप पिरामिड है। और मकबरे के बाद ये पिरामिड में तब्दील हो जाते थे। ठीक है, इस कला का इतिहास लगभग 3,000 वर्ष पूर्व से व्यवस्थित रूप में मिलता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। यह पूरी कला मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई है, मतलब मरने के बाद का जीवन। ठीक है, उस पर आधारित है ये पुस्तक का नाम है मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेड। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मिस्र में।
जिसे यूरोपवासी इजिप्ट के नाम से जानते हैं और अरब लोग मिस्र कहते हैं, जिसका संबंध यहूदी भाषा के मित्सरैम शब्द से है। मिस्र की कुल भूमि का 30वां भाग कृषि करने के लिए प्रयोग होता है और इस देश की भौगोलिक स्थिति जो है वो यहाँ के इतिहास एवं संस्कृति को एक अलग ही रूप प्रदान करती है। ठीक है, देश चारों तरफ से, जो मिस्र देश है वो चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा है। चारों तरफ जो प्रकृति के द्वारा चीज़ें बनी हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनसे घिरा हुआ है। उत्तर में भूमध्य सागर है और पूर्व में लाल सागर है, पश्चिम में लीबिया का मरुस्थल है और दक्षिण में जल स्रोतों का विशाल क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से मिस्र पूरे तरीके से ये घिरा हुआ है। पुरातत्व के लोगों का मानना है कि यहाँ भी आदिम मानव का निवास था और यहाँ के विकास में उनका भी योगदान है। मिस्र अपने विशाल पिरामिडों के लिए जाना जाता है। पिरामिड का नाम सुना होगा आपने, जो ऊंचे ऊंचे डायमंड के आकार, शंकु के आकार के बनते हैं, मतलब पिरामिड जो खूब ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। पहले जो है मकबरा बनता था, पहले तो लोग गड्ढे में ही मम्मी बनाते थे, पहले तो बॉक्स में ही रखते, फिर धीरे से दफनाने लगे थे, फिर उसके बाद उस मस्तबा बनने लगा था। फिर मस्तबा जो है मतलब पक्का बनता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है इन लोगों ने पिरामिडों का, ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाने लगे थे। मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है। जो 7 जो आश्चर्य गिने जाते हैं उनमें मिस्र के पिरामिड की गिनती आती है। ठीक है, सन 1798 ईस्वी में नेपोलियन के एक सैनिक अधिकारी को रोजेटा शिला मिली थी। ठीक है, एक पत्थर मिला था और उसका नाम रोजेटा था, शिला जो पत्थर था, और जिस पर मिस्री लिपि के साथ अन्य 2 लिपियाँ अंकित थी। मिस्री लिपि लिखी थी और 2 अन्य भाषा में लिपियां लिखी हुई थीं। उस समय इसे पढ़ने का प्रयत्न किया गया, किंतु इसको कोई पढ़ नहीं पाया, इसमें सफलता नहीं मिली। और 10-12 साल बाद फ्रेंच विद्वान सांपोलियो तथा अंग्रेज विद्वान यंग ने इस लिपि की भाषा का उच्चारण समझ लिया और इससे मिस्री इतिहास की कई बातें सामने आई। तो जो रोजेटा शिला को पढ़ लिया गया, इस पे जो लिखा था उसको, अर्थों को जब समझा गया, तो कई जो इतिहास की बातें थी मिस्र की वो सबके सामने आई, सबको बताई गई। तो उसमें लिखा था कि 1837 ईस्वी में सम्राट मैकुरे की मम्मी निकाले जाने के बाद गुम हो गई। ठीक है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई, कोई नहीं जान पाया। और 1838 ईस्वी में सम्राट खप्रे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूबने से बीच में ही नष्ट हो गई। 1880 ईस्वी में देखिए, ये जो खप्रे और मैकुरे, ये 3 जो है वो फ़रोह कहलाते थे, मतलब शासक थे मिस्र में और इनका राजवंश चलता था। तो यही जो शासक थे, इन्हीं की जो मम्मी थी वो पानी में डूब गई और गायब हो गई, ऐसा इन लिपियों में लिखा था। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, खप्रू, खप्रे और मैकुरे के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको केवल मिस्र की कला की जो कहाँ से शुरुआत हुई और जो स्टार्टिंग है वो मैं आपको बता दूं, क्यों इतना ज़्यादा ये मिस्र की कला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो है 1880 ईस्वी में अंग्रेज पुराविद विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पैट्री ने खप्रे तथा मैकुरे नामक 3 सुप्रसिद्ध पिरामिडों की गहरी छानबीन करके इनकी महत्वपूर्ण जानकारी पूरे विश्व को दी। और 1922 में लॉर्ड कार्नरवान और हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की कब्र का द्वार सफलतापूर्वक खोला। ठीक है, तो तूतनखामेन की जो कब्र थी उसको इन्होंने खोल कर देखा और उसमें सुरक्षित बहुमूल्य खजाने की जानकारी सबको दी। और इसी प्रकार इन सभी विद्वानों की खोज से मिस्र की कला एवं जीवन पद्धति का इतिहास व्यवस्थित रूप से सामने आया। सारी चीज़ें हम आज जान सकते हैं कि क्या था, इनकी खोजबीन होने के बाद ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हमारे सामने आई। कौन कौन से शासक थे, क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ सकते हैं अब। ठीक है, और इन सब चीज़ों को आधार बनाकर मिस्र की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियों का एक विस्तृत इतिहास क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, इन विद्वानों के द्वारा।
तो मिस्र पर 322 ईसा पूर्व में यूनान का अधिकार हो गया था तथा इससे पूर्व मिस्र में लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया था। कुछ प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 30 राजवंश के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो कुछ प्रमुख जो राजवंश है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो राजवंश है वो प्राक फराउनी युग है, इसे प्राक मेम्फाइट युग भी कहा जाता था। ठीक है, इसका समय है 5000 ईसा पूर्व से 2850 ईसा पूर्व। प्राचीन मिस्र में राजवंशों, इसके अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ, प्राचीन मिस्र में राजवंशों की विधिवत स्थापना से पूर्व का इतिहास इस युग में आता है। ठीक है, जो प्राचीन राजवंश थे जैसे ये खपरू, खपरे, मैकुरे, इन सबका जो है धीरे धीरे ये विधिवत जो है पूर्व का इतिहास इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस समय मिस्र छोटे छोटे नगरों में विभाजित था। मिस्रवासी मृत्यु को जीवन का अंत मानकर एक विशेष घटना मानते थे। ठीक है, जीवन लोग मतलब मृत्यु को खराब नहीं समझते थे, जीवन का अंत उसे ना मानकर एक विशेष एक घटना जिसके जीवन में घटी है ऐसे घटना मानकर उनका मतलब इसको जो है विशेष घटना मानते थे मृत्यु को। इनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में विशेष शक्ति होती है जो मरने के बाद भी ईश्वरीय न्याय के दिन तक उसके साथ रहती है तथा मृत्यु के उपरांत उसे उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता भी पड़ती जो अपने जीवन में प्रयोग करता था। ठीक है, तो मतलब ये इन लोगों का मानना था कि जो चीज़ें ये लोग अपने जीवन में प्रयोग करते थे वो मरने के बाद भी इनके प्रयोग में आती हैं। मिस्रवासी अपने फरो यानी राजा को फरो कहते थे, ये लोग को ईश्वर का प्रतीक मानते थे तथा उसके मृत शरीर को भी उसी रूप में देखना चाहते थे। इनका विश्वास था कि शरीर में 2 आत्माओं का निवास है, एक का नाम बा है और जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर उसी शरीर में लौट आती है। मरने के बाद वो विचरण करती है बाहर और फिर दोबारा उसी शरीर में लौट आती है और दूसरी जो आत्मा है उसका नाम का है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश करने से ही संभव है, अतः शरीर को क्षति से बचाना अनिवार्य, इसलिए मरने के बाद उसको जलाना या उसको नदी में बहाना इस तरीके का काम ये लोग नहीं करते। उस शरीर को सुरक्षित रखते थे क्योंकि उनको लगता था कि जो आत्माएं जो निकल गई हैं वो वापस इसमें आएंगी और यहाँ पे विचरण करेंगी, इसलिए शरीर को नष्ट नहीं पहुँचाते थे। और जिस कारण ये मृत शरीर पर एक विशेष लेप लगाकर सदियों तक उसे सुरक्षित रखते थे। कब तक? जब तक ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष द्वीप पर रहने के लिए नहीं भेज देता था जहाँ कि वह अपने प्रिय भक्तों को भेजता है। ठीक है, यह विचार यूनानियों ने भी अपना लिया और यही मुख्य कारण था जिससे मिस्र निवासी अपने प्रिय राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे, जिससे मिस्र में जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया था। ठीक है, तो मरे हुए शरीरों को ताबूत में लेप लगाकर ठीक है ये रखते थे। प्रारंभ मतलब शुरुआत में ये लोग जो है रेत के गड्ढे में खोदकर इसको मृतकों को दफनाते थे, जिन्हें मस्तबा कहते थे। पहले ताबूत में रखते थे शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे ये गड्ढे में खोदकर रखने लगे थे। ठीक है, तो ये लोग मृत शरीर को सुरक्षित रखते थे क्योंकि मतलब ज़्यादा दिन तक हमेशा के लिए ये उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मानते कि मृत्यु हो गई है और ये चला गया है, ऐसा इन लोगों का विश्वास नहीं था। तो उसके बाद जो है फिर पहले ताबूत में रखते थे, फिर धीरे धीरे रेत में गड्ढे खोदकर मृतकों को दफनाने लगे और जिसे मस्तबा कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये मस्तबा जो है बड़े बड़े चबूतरे का रूप धारण करने लगे और ये जो चबूतरे थे ये राजवंशों की परंपरा जो है पिरामिडों के रूप में प्रकट हुए। मतलब फिर जो राजा आए वो जो है इसे पिरामिड के रूप में इसे बदल दिया, जो ऊंचे ऊंचे शंकु के आकार के बनते थे। ठीक है, तो जो खपरू, खपरे और मैकुरे हैं इनके बहुत प्राचीन और बड़े बड़े पिरामिड यहाँ पर बने हैं, ये बहुत ज़्यादा इसीलिए प्रसिद्ध भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मिस्र में ये पिरामिड, इसीलिए मिस्र को जो है पिरामिड के रूप में ये जाने भी जाते हैं। ठीक है,
तो पिरामिड बनने लगे मस्तबे। और कैसे बनता था? मस्तबे में सबसे जो गड्ढा मैंने कहा बताया, रेत का गड्ढा खोद कर दफनाते थे जिसे मस्तबा कहते थे। तो मस्तबे में सबसे नीचे एक शव कक्ष बनाया जाता था, ठीक है, कमरा जैसा, जिसमें मृत शरीर को रासायनिक क्रिया द्वारा सुरक्षित कर लकड़ी के बॉक्स में रखकर अंदर बंद कर दिया जाता था। और इसके साथ ही आवश्यक सामग्री तथा उसके प्रिय संबंधियों, जैसे उसके प्रिय जो संबंधी होते थे, पशुओं आदि को भी जीवित गाड़ दिया जाता था तथा आगे कक्ष को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता था। और ऊपर के एक कक्ष में भित्तियों, जो दीवारें थी ना, उसके ऊपर दीवारों पर मृतक के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को रिलीफ चित्रों में अंकित किया जाता था, खुदाई की जाती थी, ठीक है, म्यूरल जैसा यहाँ पर बनाया जाता था। तथा एक कक्ष में मृतक की प्रतिमा स्थापित की जाती थी और धीरे धीरे जो है फिर मतलब मृतक की प्रतिमा भी यहाँ पर रख दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने जीवित व्यक्तियों और पशुओं का रखना बंद कर दिया और उनके स्थान पर जो व्यक्ति मर जाता था, जो प्रिय वस्तु होती थी, उसकी प्रतिमा ही यहाँ पर बनाई जाने लगी, ठीक है। इसी प्रकार मतलब जीवित व्यक्तियों को रखना या जीवित पशुओं को रखना इन लोगों ने बंद कर दिया। इस प्रकार फरोह देवताओं तथा मरणोपरांत जीवन की कल्पना व आवश्यकताओं का आधार लेकर मिस्र की कला धार्मिक एवं मृत्यु संबंधी संस्कारों तथा समाधि ग्रहों के निर्माण का लक्ष्य लेकर चली है, और जिन्हें हम मृतकों की कला कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी विश्वास किया जाता था कि सूर्य सुबह जन्म लेता है और सायंकाल वो मर जाता है, और आकाश की देवी नूत जो है प्रत्येक सुबह नए सूर्य को अपनी गोद में जन्म देती है, ठीक है। तो मिस्र को मृतकों की कला इसीलिए कहा जाता है, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, मस्तबा बनाना, मृत शरीर पर लेप लगाना, और जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है मृत्यु को देना कि ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया है। और तब तक ये सुरक्षित रखते थे जब तक इनको लगता था ईश्वर जो है इसको अपनी खास जगह पे ना पहुंचा दे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। मिस्र की कला क्यों इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्यों जानी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसके आगे अब हम इनके और भी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा लेंदी हो गया है वीडियो, बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखवाने जैसा इसमें कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो देख लीजिएगा।